नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। लगातार आतंक पर प्रहार हो रहा है और इस प्रहार में शामिल है एनआईए और ईडी की टीम। और आज एक बार फिर आतंक पर प्रहार हुआ है, एनआईए ने किया है वार। आतंकी फंडिंग के सिलसिले में एनआईए आज फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी करती रही दिन भर। और इसी को लेकर है आज की हमारी खास चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है दिन भर। तो एनआईए की टीम ने आज सुबह से ही कई राज्यों में छापेमारी की। तकरीबन 8 राज्यों में आज छापेमारी की गई है और इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उनमें यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम शामिल हैं। कर्नाटक में बड़ी संख्या में पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई और एसडीपीआई के 75 से ज्यादा सदस्यों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। इसमें एसडीपीआई का जिला प्रमुख भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात में भी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो पीएफआई के ऊपर ये जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, जो आज सुबह से लगातार एनआईए अपना जो प्रहार है वो कर रही है, वार कर रही है लगातार आतंकवाद पर, इसको लेकर कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मीडिया से बातचीत की है और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी आज मीडिया से बातचीत की है। कई कैबिनेट मंत्री का भी इस पर रिएक्शन आया है। एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी जानकारी दी है आज की इस पूरी छापेमारी की जो कार्रवाई दिन भर चली है। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इतना ही कह सकता हूँ कि पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वह सदैव से संदिग्ध रही हैं। पहले भी इनकी भूमिका अच्छी नहीं रही है और जो भी देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध बेमनस फैलाने वाले हैं उनकी जांच करना और जांच करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करना और उस दिशा में कार्रवाई जो एजेंसियां कर रही हैं उनको करने के बाद उनकी रिपोर्ट आने में थोड़ा आइडिया। हमारी सरकार लगातार ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करती है जो जरा भी असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। ये बहुत ही गंभीर सूत्रों से पता चला था कि इस प्रकार की कार्रवाई में लगातार लोग लगे हुए हैं। एटीएस ने कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में धरपकड़ हुई है। लगातार अभी कार्रवाई जारी है। अभी भी सरकार ने लगातार सतर्कता बरतने की, निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। आज पूरी दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था जिस तरह से कानून को हाथ में लेने वाले पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न तो आज इस छापेमारी की कार्रवाई की सरगर्मियां सारे दिन चलती रहीं। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई एहतियातन गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही
जो सबसे बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली वो दिल्ली में आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में आज एनआईए ने छापेमारी की। हमने बताया 8 राज्यों में आज छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें से दिल्ली में शाहीन बाग में छापेमारी की गई। शाहीन बाग उस वक्त चर्चा में आया था जब CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे और आखिरकार इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। ये वही शाहीन बाग है। अब यहाँ पर PFI से जुड़े हुए लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आपको बता दें कि जामिया में 60 दिन तक यानी 2 महीने के लिए जामिया जो इलाका है यहाँ पर 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही 30 लोगों की गिरफ्तारी आज की गई है जिनका संबंध PFI से बताया जा रहा है। तो ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जा रहा है इस वक्त और 60 दिन के लिए यहाँ पर एक धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि ये साफ कहा गया है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जाएगी। 30 गिरफ्तारियां हुई हैं। कहीं इन गिरफ्तारियों के विरोध में कोई प्रदर्शन ना होने लगे, अराजक तत्व स्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कोई ना कर सके, इसके लिए एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। 2 महीने के लिए धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है और आज यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया है सुरक्षा बलों ने। तो यानी स्थितियां काफी यहाँ पर सेंसिटिव मानी जा रही हैं और इसी को देखते हुए फ्लैग मार्च किया गया है। धारा 144 भी लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे ये पूरा मामला क्या मोड़ लेता है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवा दूं ताकि हम चर्चा को शुरू कर सकेंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जुड़े हैं जो कि नेता हैं बीजेपी से, साथ ही वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं, पूर्व ACP हैं दिल्ली पुलिस के। राजेंद्र चौधरी जी कांग्रेस नेता हैं। इसके साथ ही अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी वेद भूषण जी से, क्योंकि वो ACP रहे हैं दिल्ली पुलिस में, पूर्व ACP रहे हैं। सर, आज जिस तरह की कार्रवाई हमने दिन भर देखी, ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई हैं, लेकिन दिल्ली आज खास बन जाता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली 2 जगह आज ताबड़तोड़ छापेमारियां, सबसे ज्यादा जो छापेमारियां हुई हैं, दिल्ली काफी सेंसिटिव बन जाता है क्योंकि यहाँ पर शाहीन बाग का नाम आया है। जामिया इलाके में 2 महीने तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। तो क्या लग रहा है NIA की जांच पड़ताल के बाद जिस तरीके से आज कार्रवाई दिन भर हुई है दिल्ली में, 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इस सब से क्या संकेत मिल रहे हैं? शाहीन बाग क्या अड्डा बन चुका है अराजक तत्वों का? आपको याद होगा जब CA-NRC आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ था, तो जो देश था जहाँ पर ये फंक्शन था, हाँ, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है सर, आप बताइए। तो ये जो स्थल था उससे मात्र 200 गज की दूरी पर PFI का ऑफिस था। हाँ। तभी से क्यास लगाए जा रहे थे और फाइनेंस जो हो रहा था वो क्लियर हो रही है उसकी परतें धीरे धीरे, कि फाइनेंस जो हो रहा था PFI फंडिंग कर रही थी अक्रॉस इंडिया। यदि आप पूरे ऑपरेशन को यदि ध्यान से देखें तो ये हिंदुस्तान का NIA का और ED का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 250 से ऊपर ज्यादा इसमें अरेस्ट हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है ये इतना सीक्रेट मिशन रहा है कि रातों रात लोकल पुलिस को, थाने वालों को भी नहीं पता कि कोई ऐसा ऑपरेशन उनके इलाके में चल रहा है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है NSA जो सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, उनको जाता है। एक पुराने IPS ऑफिसर है, सरकार ने उनको इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और जिस तरह से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, कितना कामयाब ऑपरेशन हुआ कि उसको रातों रात खबर नहीं हो पाई कि पूरे अमृतसर को, गुरुद्वारे को घेर कर वहां पर ऑपरेशन, ये उन्हीं की देन थी। और आज जो ऑपरेशन हुआ ये भी उनकी निगरानी में हुआ है। ब्लू स्टार में आपको याद होगा रिक्शे वाला बनकर अमृतसर की सड़कों पर घूमते थे। एक बार जब उनको पकड़ लिया गया था जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, तो उन्होंने अपने आप को ISI का एजेंट बनकर वहां से निकले थे। तो ये जो ऑपरेशन अंडर कवर किया गया ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और जो अब तक 250 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो उनसे रिकवरी हुई है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ निकलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फंडिंग जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आ रही थी
ये भी पता लग रहा है कि कुछ हिंदुस्तान में बैठे हुए नापाक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसमें फंडिंग कर रहे थे, पैसा दे रहे थे। अब सबके नाम धीरे धीरे आएंगे कि कौन कौन लोग इस सारे जो ऑपरेशन में लगे हुए थे वो उनके नाम भी उजागर होंगे, उनसे रिकवरी भी होंगी और उनके लिंक भी एस्टेब्लिश होंगे। अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है क्योंकि इसको नेस्तनाबूद करने का प्रोग्राम बना दिया है, क्योंकि बैन करना कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखा सिमी को जब बैन किया तो ये आ गया, आपके सामने नया रूप आ गया और बहुत सारे 10-15 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी खड़ी हो गई है पैरेलल। यदि आज इसको बंद भी कर दिया गया पीएफआई को तो एसडीपीआई, फला पीआई और बहुत सारे संचार हो जाएंगे। परंतु जो सरकार ने बड़ी हिम्मत करके एक हिट किया है और इतना जबरदस्त तरीके से हिट किया है कि इनका पूर्ण सफाया करने का ऐसा इरादा लगता है। सरकार ने अपना मन जाहिर कर दिया है। एनआईए और ईडी और अब तो दिल्ली पुलिस और जो जितनी भी स्टेट की लोकल पुलिस है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी ना हो। अभी आपने जिक्र किया कि धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ पर हंगामा होता रहा जामिया के अंदर। जिस तरह से ओखला में, जामिया में हंगामा बरपाया जाता है, उसको रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए सरकार ने बड़ी मजबूत इच्छा दृष्टि अपनी दर्शाते हुए धारा 144 लगाई है। वहां पर कोई छोटा सा इंसिडेंट भी नहीं हुआ कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर इस ऑपरेशन को रोक सके या उसके काम में रुकावट पैदा कर सके और तमाम ऑपरेशन कामयाब दिशा में रहे। और अभी उम्मीद ये है कि बहुत सारे ऑपरेशन इस तरह के अक्रॉस इंडिया होंगे और हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि ऐसे इंडिकेशन बहुत सारे सूत्रों से मीडिया को भी मिल रहे हैं और तमाम जो इससे संबंधित लोग हैं। लगातार ये जो कार्रवाइयां हो रही है उससे समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से इस पीएफआई के और एसडीपीआई के जाल को डिकोड करने जा रही हैं तमाम केंद्रीय एजेंसियां। मैं सवाल देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आना चाहूंगी, सरकार इस सब के लिए कितनी तैयार है? क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां अगर कोई काम कर रही हैं तो जाहिर तौर पर कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। कई जगह पर हमने पहले भी देखा कि जब एनआईए छापेमारी के लिए पहुंची तो पीएफआई के जो सदस्य हैं वो जगह जगह प्रदर्शन करने के लिए उतर आए थे। हमने देखा तोड़फोड़ भी हुई थी, आगजनी भी की गई थी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है, दिल्ली में कार्रवाई हो रही है। सरकार कितनी तैयार है? नितिशा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि सरकार की मंशा और सरकार की सोच थी। सरकार को कहीं ना कहीं पहले से ही पता था जी। जब आपने देखा, जिस पर अभी एक गौतम जी ने भी क्लियर किया है कि जो दिल्ली में घटना घटी थी ये को लेकर, एनआरसी को लेकर, वो सब ये फंडिंग का जब से ही सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से आज पूरे देश में सरकार चल रही है और सरकार की नीतियां हैं, वो खासकर सुरक्षा एजेंसियों को लेकर, देश की जो सीमाओं हैं उनकी स्थिति को लेकर क्लियर स्पष्ट सारी चीज कर चलती है। और उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है जो आज पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। आज चाहे कोविड काल की बात हो, कोविड काल में आकर एक ऑस्ट्रेलिया का ड्रग्स एक्शन सदों का बोलता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वास्तव में तारीफ के लायक। तो कानून व्यवस्था पर तो कहीं सवाल उठता ही नहीं। ये तो मिसाल के तौर पर आज जो प्रदेश विकसित थे देश में, वो कहते थे, चाहे वो हरियाणा की बात हो या दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां के लोग भी कहते हैं क्राइम होता तो योगी मुख्यमंत्री चाहिए, योगी अब इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, दुनिया में 5वें 6ठे नंबर की आबादी है अपने आप में, उसके बाद इस तरह से कंट्रोल कर ये साबित किया और पीएफआई की कमर टूटनी, ये वेद भूषण सर ने क्लियर कर दिया, नाम लेकर क्लियर कर दिया। अगर हम बोलते इस बात को तो राजनीति से प्रेषित हो जाती है, लेकिन ये सब हो गया क्लियर कि इसे कराने वाले लोग क्या है, उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। सरकार स्पष्ट है, इसको कहीं से कहीं तक बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की और भी जो एजेंसियां जो घातक सीढ़ी जैसे घटना संगठन है के साथ में नेस्तनाबूद करने का काम ये सरकार निश्चित करेगी। ये दृढ़ संकल्प के साथ देश की सुरक्षा में कोई समझौता किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा। ना किसी धर्म से कोई मतलब है, ना जाति से कोई मतलब है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि सरकार का पहला हित है, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे इस तरीके से संगठनों से जो आतंकवादियों से संबंधित है उनसे लड़ने की बात हो। सरकार इसमें बिल्कुल स्पष्ट और तर्क के साथ काम कर रही है। कुछ लोग चिल्लाने का काम जरूर करते हैं बस में बैठकर, लेकिन उन्हें मौका होना चाहिए अच्छी बात पर खूब चिल्लाएं। लोकतंत्र बात रखनी चाहिए। जब देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा की बात आए
ईमानदारी से सरकार का साथ देना चाहिए। मैं चौधरी जी से भी एक बार पूछ लूं। चौधरी जी, लगातार छापेमारियां हो रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मैं 2 दिन की अगर तस्वीर देखती हूँ, पहले जब पीएफआई ने छापेमारी की तो बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे। आज जब पीएफआई ने छापेमारी की है तो ऐसा लगा कि सरकार बिल्कुल तैयार थी। उत्तर प्रदेश में भी आज छापेमारी हुई है, लेकिन वो अराजकता जो केरल में देखी गई, वो अराजकता आज यूपी में नहीं देखी गई है। जो राजस्थान में प्रदर्शन हुए वो आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं। नहीं, मैं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जी, अगर वो, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज सर। केंद्रीय एजेंसियां जितनी भी हैं हमारे देश में, अगर वो उग्रवाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करती है, हाँ, तो हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि कार्रवाई हो, देश हित में हो, राजनीतिक स्टंट ना हो। ये जो क्योंकि यही एनआईए है। में रख रहे हैं देश या फिर राजनीतिक नीतीशा लेट मी कंप्लीट जी। अभी पिछले 2 महीने में कश्मीर घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, कर्मचारियों की हत्या की गई, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादी घटनाएं बढ़ी हैं। मैं किसी भी संगठन को उसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्र है। अगर राष्ट्र बचेगा तो पार्टियां भी बचेंगी, सरकारें भी बचेंगी। और ये महिमा मंडन के इसने कर दिया, वो कर दिया, ये सरकारी एजेंसियों का काम है। हमारे बीच में एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, शायद मैं भी जो है वो अभी सेवा में हूँ, उनसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता सकता। और ये जो कार्रवाई हो रही है, ये राष्ट्र हित की कार्रवाई है। इसमें राजनीतिक चर्चा का मैं कभी भी पक्षधर नहीं रहा। सर, राजनीतिक चर्चा यहाँ पर मैंने आपसे सवाल जो किया था, मैंने सवाल ये किया था कि राजस्थान में प्रदर्शन हमने देखे, केरल में प्रदर्शन देखे, आज भी कार्रवाई हुई आज, लेकिन दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थितियां हमको देखने को नहीं मिली। नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि उसमें तथ्य सामने आ रहे होंगे। जब तथ्य सामने आते हैं तो जनता को विश्वास हो जाता है कि हमारी एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो सही काम कर रही है। अगर एजेंसियों के छापेमारी में, कार्रवाई में कुछ मसाला नहीं मिलता है, कोई जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि बहुत सारे फंड्स के बारे में पता लगा, नहीं मिले थे सर जी। राजस्थान और केरल में जब लोग सड़कों पर उतर आए थे, यही पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, तो क्या सबूत नहीं मिले थे? तब भी यही एनआईए कार्रवाई कर रही थी, तभी यही ईडी कार्रवाई कर रही थी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब कश्मीर में सरकार एनआईए कार्रवाई करती है तो वहाँ भी प्रदर्शन होते हैं। ये एक्चुअल इसका कारण क्या है कि हिंदुस्तान में जो उग्रवाद है वो कई किस्म का है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में जो उग्रवाद हुआ वो एक वर्ग विशेष से प्रभावित था। आसाम में जो उग्रवाद है वो लोअर आसाम में बोडो से प्रभावित है। जब वहाँ सेना या कोई सरकारी एजेंसी कार्रवाई करती है तो वहाँ के लोग जो है इकट्ठा होते हैं। नहीं, असम में अलग हुए थे जिसमें पीएफआई का हाथ सामने आया था। उस वक्त भी असम के जो दंगे हैं उसको लेकर भी लगातार पीएफआई का नाम आता रहा है। अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय तिवारी जी, एनआईए वही कार्रवाई कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही, छापेमारियां हो रही हैं, लेकिन हम प्रदर्शनों का जो दौर था, जो बीते दिनों हमने देखा, वो प्रदर्शनों का दौर अब नहीं हो रहा है। और तमाम जो राजनेता हैं, चाहे विपक्षी दल ही क्यों ना हो, सभी के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, पीएफआई और एसडीपीआई का अंत अब करीब आ रहा है? एनआईए पूरी तरह से इनके मकड़ जाल को डिकोड कर देगी और पूरी तरह से अब ये बर्बाद होने की तरफ जा रहा है? लग रहा है कि देश की जड़ों को जो खोखला कर रहे थे पीएफआई और एसडीपीआई, जो गजवाए हिंद का सपना लेकर चल रहे थे, अब उनको आईना दिखाया जा रहा है। निशा जी, सबसे पहले तो मैंने 3 लोगों से अभी आवाजें सुनी, चौधरी साहब, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, और लोगों ने जो बताया बहुत अच्छा बताया। तीनों ने अच्छा बोला है, तीनों ने अच्छा बताया है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में, देश की आजादी से पहले, इसकी आजादी से पहले भी ऐसे संगठन हुआ करते थे जो हिंदुत्व के खिलाफ या देश की अखंडता के खिलाफ या देश के सही विचारों के खिलाफ काम करने वाले होते थे, जिनका नाम अभी कोरोना के पीरियड में हुआ, जिसका नाम है तबलीगी जमात।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात जो है आतंकवादी है या ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग पीएफआई को 2006 के बाद पीएफआई ने ऐसा कदम बढ़ाया कि बहुत से ऐसे जो उनके साथ मिल सके उनको जोड़ करके भी ऐसी गतिविधियों का काम किया, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि आप देखिए दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, दिल्ली प्रशासन के लोग वहां बैठे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी है, जहां बहुत से ऐसे नाइजीरियन, बांग्लादेशी और सभी आ गए हैं। सभी ने भारत देश से आधार कार्ड बनवा रखा है। ये आधार कार्ड बनवा करके लोग ये साबित करते हैं कि साहब मैं भारत देश का वासी हो गया हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज एनआईए जो कर रही है, जो एनआईए कर रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आप देखिए आसाम में, उड़ीसा में, केरल की शुरुआत हम ये देखना चाहते हैं। जब भी कोई ऐसी आतंकी घटनाएं होती हैं तो वो केरल से क्यों जुड़ी नजर आती है, साउथ से क्यों जुड़ी नजर आती है? इसका मतलब कि केरल यानी साउथ का एरिया ही ऐसा एरिया है जिस एरिया से लोग स्टार्ट करके और अन्य जगहों में फैलते हैं। और आज जो ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए और ये बहुत अच्छी हो रही है, और ये केवल पीएफआई के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये और भी संगठन है, बहुत से संगठन हैं, जो संगठन ऐसा कार्य करता है उसके खिलाफ होनी चाहिए। भारत देश की अखंडता को जी बिल्कुल, भारत देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए ऐसे संगठनों को बंद कर देना चाहिए। आज 250 लोग पकड़े गए, ढूंढ के पकड़ना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग जो बाहरी तत्व जो अंदर आ गए, उनका आधार कार्ड बन जाता है किसी चालाकी से, उनकी भी जांच करके उनको इमीडिएट इस देश से बाहर कर देना चाहिए, उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। ठीक है वेदभूषण सर, क्या लगता है आपको अभी जितना आप इस मामले को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा पीएफआई के तमाम जो अड्डे हैं, जो ठिकाने हैं, उनका खुलासा करने में? देखिए नितिशा, अभी चौधरी साहब जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं तमाम चीजों को मॉनिटर भी कर रहा हूँ, मीडिया में भी देखता हूँ और दूसरे दोस्तों से बात करता हूँ। सबसे संतुष्टि की बात है किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। सीए एनआरसी का जब आपने जिक्र किया, अभी जो दंगे हुए दिल्ली के अंदर हुए, दूसरे स्टेट के अंदर हुए, परंतु उसके बाद से आज तक कोई सीए एनआरसी के खिलाफ नहीं बोलता। ये हम सबके लिए संतुष्टि की बात है। कम से कम एक मामले के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ हैं, एनआईए के साथ हैं, क्योंकि एनआईए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की उनको पावर है। क्योंकि इसके तार दूसरे कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज है जिनका नाम खुलकर सामने आ रहा है, जैसे टर्की का नाम आ रहा है, कुछ ईरान इराक के कुछ एरियाज के नाम आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम तो अक्सर गाये बगाए आता ही रहता है। तो तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार एनआईए का है, तो हम सबको ट्रस्ट रखना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। कोई इक्का दुक्का कहीं विरोध कोई पर्सनल लेवल पर या लोकल लेवल पर, जो आप केरल की बात कर रही थी, महाराष्ट्र की बात कर रही थी, वहां पर जरूर हुए होंगे, परंतु इतना बड़ा लार्ज स्केल पर कोई इसका विरोध नहीं हुआ कि हम कहें कि हाँ इसको तमाम जो एजेंसीज या पब्लिक का बहुत बड़ा जन समर्थन एक प्राप्त है कि एनआईए और ईडी गलत कर रही है। तो लोगों का विश्वास है और ये बहुत अच्छा संकेत जाता है कि कम से कम एक एजेंसीज के प्रति हमारे देश के अंदर, एक हमारी अदालतों के प्रति कुछ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, राजनीति के पीछे राजनीति खोजते थे, परंतु एटलीस्ट इन मामलों के अंदर राजनीति नहीं खोजी जाती है, क्योंकि जो राजनीतिक सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनके निशाने कुछ और होते हैं। वोट गेन करने के हो सकते हैं, दूसरे रीजन हो सकते हैं, जाति, बिरादरी, कास्ट सिस्टम, दूसरी चीजों पर हो सकती है, परंतु इस मामले में कम से कम पूरा देश आज इस मामले में जरूर खड़ा हुआ है। मैंने किसी मीडिया चैनल, सोशल मीडिया पर नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज्यादा इसका रिजेंटमेंट किया हो, इसका विरोध किया हो कि सरकार गलत कर रही है, मिसयूज कर रही है, क्योंकि पीएफआई बहुत टाइम से डिबेट में थी, चर्चा पे थी। लोग कहते थे बैन होना चाहिए, तमाम सोशल मीडिया पीछे पड़ी हुई थी, बैन होना चाहिए। इस बैन से भी ज्यादा हटकर काम किया सरकार ने, इतने मजबूत तरीके से उसको हिट किया है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा सफाया करने पे लगेगी, परंतु आपका टाइम था कि समय कितना लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इन तमाम चीजों में एक अदालत की प्रक्रिया होती है। अब ये तमाम जो सबूत इकट्ठे किए गए उनको एनालिसिस किया जाएगा, कुछ फॉरेंसिक लैब्स होती हैं जहां पर इनके मोबाइल है,
इनके डाटाज हैं वो खंगाले जाएंगे, इनसे इंट्रोगेशन की जाएगी, आमने सामने बैठाया जाएगा, इनके बैंक अकाउंट खंगाले जाएंगे, पैसा कहाँ से आया है इनसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें टाइम लेती हैं और सरकार भी, कानून भी हमारा 90 डेज का टाइम देता है इन्वेस्टिगेशन का। तो हमें 90 डेज तक कम से कम इंतजार करना चाहिए जब तक इनकी चार्जशीट कोर्ट में ना आ जाए, क्योंकि अभी तमाम ये पुलिस रिमांड पर है, अभी इनकी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसलिए हम सबको धैर्य रखने की जरूरत है, एटलीस्ट जब तक इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में ना आ जाए। ठीक है, फाइनल कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आऊंगी, फाइनल कमेंट आपका दीजिए। ये जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, जो कार्रवाइयां एनआईए द्वारा की जा रही है, अब इसके आगे हम और कितना सख्त रुख देख सकते हैं केंद्रीय एजेंसियों का, या फिर यूं कहे कि केंद्र सरकार का कितना सख्त रुख देखने को मिलेगा? अगला नंबर किसका है? देखिए सर, एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, ये जो आप एनआईए जो संस्था जो हमारी एजेंसी है, ये गवर्नमेंट सपोर्टेड जरूर है, लेकिन इसका एक विश्वसनीय स्तर इतना मजबूत है और हमारे साथी ने भी जिक्र किया कि इसमें हमें सर चाहिए भी नहीं, और वो वेद सर ने क्लियर कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई राजनीतिक विरोध होना भी नहीं चाहिए, ये देश की एकता अखंडता की बात है। डिबेट करने के लिए बहुत हमारे पास मुद्दे होते हैं, बहुत एक दूसरे के दो पक्ष में जाते हैं, लेकिन आज देश की एकता अखंडता की बात है। और जहां तक एनआईए के साथ सरकार की कहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन सरकार की स्पष्ट नीति है, बिल्कुल पहले से क्लियर है। 2014 के बाद इस देश में बहुत कुछ बदला है। आज बुद्धिजीवी वर्ग, आज सारा मीडिया कहते हैं विपक्ष के लोग सरकार का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार की कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो देश को चाहता, जो देशभक्त है, जरा सा भी जो देश के बारे में सोचता है, उसे पता है कि अच्छा हो रहा है, इसलिए सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। अन्यथा कहीं जरूरत पड़ती है सरकार के अगेंस्ट जाकर भी बात करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हो, हमारे नेता जैसे लोग हो, या आप जैसे चैनल हो, कोई भी मुद्दा हो, राजनीति दरअसल शुरू हो जाती है। इसलिए ये सारी बातें आज कही जा रही है कि सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा हुआ है। विपक्ष पर ही इससे फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी एक पायदान पर खड़ी नजर आ रही है, किसी एक मसले को लेकर एक मत है। जी चौधरी जी। नहीं, इसमें नीतीशा जी, ये कांग्रेस और बीजेपी या किसी दूसरी तीसरी पार्टी का सवाल नहीं जी, ये सवाल है हिंदुस्तान का, हमारे देश का जी, और देश विरोधी ताकतों का जी। मैं तो देश विरोधी ताकतों को तोड़ने में, क्रश करने में, खत्म करने में सरकारी एजेंसियों के साथ हूँ, और मेरी पार्टी भी है जी। मैं एक चीज कहूंगा, हमारे साथी बैठे हैं एक्सपर्ट, कि इस संस्था के पीछे जिन लोगों का दिमाग है, जो लोग समाज में इस तरह का काम कर रहे हैं, दे शुड बी पनिश्ड, और उन्हें जनता के और देश के और दुनिया के सामने एजेंसियां लाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश विरोधी ताकतें जो हैं खत्म होंगी। इसमें सरकार का काम नहीं है, ये सरकारी एजेंसियों का दायित्व है, उसका कर्तव्य है। सर, कभी पीठ थपथपा देनी चाहिए सरकार की भी थोड़ी बात। चौधरी जी, तिवारी जी, इसमें सरकार का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। ठीक है, जब देश बचेगा तो सरकारें आएंगी, बदली जाएंगी, बदलती रही हैं। तो अब आप कहते हैं कि इसमें सरकार का हाथ है, जब यही एजेंसियां विपक्ष के किसी नेता को या फिर विपक्ष के द्वारा समर्थित किसी व्यक्ति को वो राजनीतिक मसला है। विपक्ष कहता है कि सरकार का काम है, सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज आप कह रही है एजेंसियां कर रही है, सरकार को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नीतीशा, जब एनआईए राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट एनआईए। लेकिन अगर एनआईए या कोई दूसरी संस्था है, ईडी, अगर वो राजनीतिक प्लेग्राउंड में शामिल होगी तो देन आई विल अपोज। ठीक है सर, ठीक है। मैं चाहूंगा कि देश में न्याय की व्यवस्था जीवित रहे, जैसे अभी हमारे सम्मानित साथी कह रहे थे कि लोगों का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया में होना चाहिए। ठीक है सर, समय हमारे पास कम है। तिवारी जी, आपका फाइनल कमेंट 15 सेकंड में सर पूरी करिएगा प्लीज अपनी बात। सबसे बड़ी बात तो है कि आपके डिबेट में मुझे अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, जिसने इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। और वाकई इस पूरे देश की जनता को ऐसी कार्रवाइयों से सरकार का समर्थन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, ताकि कोने कोने में छिपे आतंकवादी, भ्रष्टाचारी और बेईमान लोगों को अंदर किया जाए, चाहे वो पीएफआई का हो, चाहे तबलीगी जमात का हो या किसी संगठन का हो। संगठन का मतलब है सामाजिक काम करना, ना कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ना।
भारत सरकार की अखंडता को मजबूत करने के लिए ऐसी कार्रवाई तो करना बहुत जरूरी है और मैं सभी ऐसी कार्रवाई करने वाली संस्थाओं को सैल्यूट करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख जी, वेद भूषण सर, राजेंद्र चौधरी जी और अजय तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया। तो पीएफआई के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब तक 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जामिया इस वक्त खासा चर्चा में आ गया है क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। पूरे 60 दिन के लिए 30 गिरफ्तारियां इस इलाके से की गई हैं। ये वही शाहीन बाग है जहां पर हमने देखा था कि लगातार सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे थे और आखिरकार दिल्ली में दंगे भड़क गए थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। सबसे अहम बात यह है कि शायद आखिरकार एनआईए द्वारा की जा रही कार्रवाई लोगों के गले उतरने लगी है। अब लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि 90 दिन का जो वक्त होता है जो जांच एजेंसियां लेती हैं अपने केस को बिल्डअप करने में, इन 90 दिनों में और क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या कच्चे चिट्ठे पीएफआई के सामने आते हैं। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।